जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की प्रमुख सुर्खियों को कवर करेंगे। और आज की हमारी पहली खबर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेशों पर आधारित है, क्योंकि हाल ही में वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको यहाँ बता दें कि कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति द्वारा संघीय सरकार के प्रबंधन के लिए जारी किए गए आधिकारिक निर्देश हैं। वे संघीय एजेंसियों को निर्देश दे सकते हैं, रिपोर्ट का अनुरोध कर सकते हैं या प्रमुख नीतियों को लागू कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपने एक प्रमुख कदम में डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की महामारी से निपटने में लापरवाही का हवाला देते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से वापसी की पहल करने वाले एक आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने गैर नागरिक माता पिता के बच्चों को अमेरिकी में स्वतः नागरिकता प्रदान करने वाली नीति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माता पिता को अमेरिकी नागरिक, कानूनी स्थायी निवासी या सेना का सदस्य होना चाहिए। अगली खबर संबंधित है पीएम इंटर्नशिप योजना से। इस योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इसमें प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपए का मासिक वजीफा मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वास्तविक जीवन के व्यावसायिक वातावरण से परिचित कराया जाएगा। अगली खबर आधारित है स्मार्ट सिटीज मिशन पर, जिसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। यह मिशन एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और आपको बता दें कि यह मिशन शहरी विकास के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत पहलुओं को संबोधित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है। स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित होने के लिए 2 चरणीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 100 शहरों का चयन किया गया। हालांकि इस पहल को उन शहरों में उच्च तकनीक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जहां बुनियादी सेवाओं की अभी कमी है। अगली खबर संबंधित है सर्पदंश की समस्या से, क्योंकि यह भारत में एक गंभीर समस्या है जिसमें हर साल लगभग 58,000 मौतें होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश से मौतें आम है, खासकर कृषि कार्य और मानसून स्थिति के कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि सांप का जहर बेहद घातक होता है। इसमें ऐसे विष होते हैं जो रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और नसों को लकवा मार सकते हैं। अगर हम उपचारों की बात करें तो घोड़ों जैसे जानवरों में जहर इंजेक्ट करके बनाए जाने वाली एंटीवेनम इन विषों को बेअसर कर देते हैं, जिससे शरीर उन्हें सुरक्षित रूप से साफ कर सकता है। हालांकि एंटीवेनम की सफलता सांप की प्रजाति और जहर की मात्रा जानने पर निर्भर करती है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक हो जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एंटीवेनम उत्पादक और उपभोक्ता है, लेकिन लॉजिस्टिक मुद्दों, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और उच्च लागत के कारण इसकी पहुंच सीमित है। इसीलिए शोधकर्ता विश्व में भौगोलिक और प्रजातियों की विविधताओं को संबोधित करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट एंटीवेनम की भी खोज कर रहे हैं। यह प्रगति बेहतर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक शिक्षा के साथ भारत में सांप काटने के दुखद प्रभाव को भी कम कर सकती है। अगली खबर संबंधित है सिंधु जल संधि से, क्योंकि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को हल करने के लिए खुद को सक्षम घोषित किया है। तटस्थ विशेषज्ञ ने मध्यस्थता न्यायालय के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया है और पुष्टि की है कि वह किशनगंगा और रतले परियोजनाओं से संबंधित चिंताओं को संबोधित करेंगे। अगर हम सिंधु जल संधि की बात करें तो इसे 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक की मदद से हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि पश्चिम नदियों को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों को भारत को आवंटित करती है। पश्चिमी नदियों में शामिल हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, और पूर्वी नदियों में शामिल हैं रावी, व्यास और सतलुज। इसके साथ ही संधि प्रत्येक देश को दूसरे को आवंटित नदियों पर कुछ उपयोग की अनुमति देती है। तो चलिए अब जानते हैं संधि कैसे काम करती है। तो दोस्तों, संधि नदियों के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है, जिसे स्थायी सिंधु आयोग के रूप में जाना जाता है और इसमें प्रत्येक देश का एक आयुक्त होता है। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि के तहत विवाद समाधान तंत्र में स्थायी सिंधु आयोग शामिल है, जिसके बाद एक तटस्थ विशेषज्ञ यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थता न्यायालय भी शामिल है। अगली खबर आधारित है भारत और फ्रांस के संबंधों पर, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों ने उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा,
अंतरिक्ष, साइबर और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने वार्ता के दौरान चैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें उच्च लागत, देरी और भारत का नागरिक दायित्व कानून शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनौतियों के बावजूद भी दोनों देश छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भविष्य के सहयोग की संभावना तलाश कर रहे हैं। अगली खबर संबंधित है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना से, जिसको हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य भारत के हीरा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। और आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली यह योजना प्राकृतिक रूप से कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है और 10% निर्यात दायित्व को अनिवार्य बनाती है। अगली खबर संबंधित है पराक्रम दिवस से, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो वह एक सम्मानित स्वतंत्र सेनानी थे और वह स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर एक राष्ट्रवादी नेता बने। अपनी सक्रियता के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित होने के बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए 1921 में इस्तीफा भी दे दिया। वह असहयोग आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इनका दृष्टिकोण महात्मा गांधी से अलग था, जिसके कारण इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। और उन्होंने वर्ष 1943 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया। हाल ही में डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने 120 सेकंड के लिए लंबी अवधि के एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर ग्राउंड परीक्षण को सफलतापूर्वक विकसित और प्रदर्शित किया, जो हाइपरसोनिक तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन्नत हथियारों का एक वर्ग है जो मैक 5 से अधिक गति से यात्रा करता है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना। इन उन्नत हथियारों में मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों को बाईपास करने और तेजी से और उच्च प्रभाव वाले हमले करने की क्षमता है। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, भारत और चीन सहित कई देश सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक तकनीक का अनुसरण कर रहे हैं। अगली खबर संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से, कि भारत सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में हुई थी और इसका उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात में सुधार करना, लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। पिछले कुछ वर्षों में ये योजना भारत सरकार द्वारा सबसे प्रभावशाली सामाजिक पहलों में से एक बन चुकी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।